नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। और आज फिर आपके लिए लेकर आए हैं मैथ्स पेडागोजी के टॉप 100 क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, ये पार्ट सेकेंड है और फर्स्ट पार्ट हम पहले ही दे चुके हैं। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो आप उससे भी चाह करके देख सकते हैं। और ये सभी क्वेश्चन जो है ये आपके लिए सीटेट के साथ साथ अन्य टेट एग्जाम जो भी आप तैयारी कर रहे हैं आप 2021 के लिए, उन सभी के लिए उपयोगी होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ज्यादा है तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। आते सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पर। गणित की प्रारंभिक कार्य अवस्था होती है मानसिक, मौखिक या फिर लिखित या फिर ये सभी। तो देखिए यहाँ पर गणित की जो प्रारंभिक कार्य अवस्था होती है वो मौखिक, लिखित और मानसिक सभी प्रकार की होती है, पर यहाँ पर बोला है प्रारंभिक, ठीक है ना। तो प्रारंभिक सबसे शुरुआत कहाँ से करते हैं हम, तो वो होती है हमारी मौखिक। तो ऑप्शन जो बी होगा इसमें सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गणित की पाठ्य पुस्तक का आवश्यक अंग होता है। तो अवधारणा को स्पष्टीकरण, अवधारणाओं की क्रमबद्धता, अवधारणा को व्यवहारिक जीवन से जोड़ना या फिर ये सभी। तो देखें, गणित की जो पाठ्य पुस्तक होती है उसके आवश्यक अंग में हम देखें तो उसमें स्पष्टीकरण, क्रमबद्धता और व्यवहारिक जीवन से जोड़ना, ये सभी अंग होना चाहिए। ऑप्शन डी यहां पर सही उत्तर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गणित शिक्षण का मुख्य लक्ष्य है। तो गणित शिक्षण का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? समस्याओं के हल निकालने की क्षमता का विकास करना, तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास करना, उपरोक्त दोनों या फिर दोनों में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि गणित शिक्षण का जो लक्ष्य होता है वो समस्याओं को हल निकालने की क्षमता के विकास के साथ साथ तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास करना भी होता है। तो कह सकते हैं कि उपरोक्त दोनों ही यहाँ पर हमारे उत्तर हैं, ए और बी दोनों। तो ऑप्शन सी बनेगा इसके लिए सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अभिगस के प्रयोग से। तो अभिगस के प्रयोग से क्या होता है? बच्चों के स्थानीय मान की महत्ता को समझा जा सकता है, बच्चों को बिना किसी त्रुटि के संख्याओं को पढ़ना सिखाया जा सकता है, या बच्चों में गणना की परिशुद्धता का विकास किया जा सकता है, या फिर ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो देखिए अभिगस जो होता है इसके माध्यम से हम महत्ता, स्थानीय मान की महत्ता, संख्याओं को पढ़ना, परिशुद्धता, गणना की परिशुद्धता, इन सभी का विकास कर सकते हैं। ऑप्शन जो डी बनेगा इसके लिए, ये हमारा इसमें सही उत्तर बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर अपनी आयु बताते हुए कक्षा 3rd के शिक्षक दीपक पांडे कहते हैं कि मैं 3 दहाइयों और 5 इकाइयों से ज्यादा हूं परंतु 4 दहाइयों से कम हूं। तो उनका यहाँ पर क्या उद्देश्य झलकता है इस प्रकार के प्रश्न में? क्या वो बच्चों को स्थानीय मान ज्ञात कराना चाहते हैं, या बच्चों को मनोरंजन करना चाहते हैं, अपनी आयु छिपाना चाहते हैं, या बच्चों का योगात्मक आकलन करना? तो यहां पर किस प्रकार का उनका उद्देश्य है? तो यदि हम देखते हैं तो वो यहां पर क्या करना चाह रहे हैं, तो वो यहां पर बच्चों को स्थानीय मान का ज्ञान कराना चाह रहे हैं। ऑप्शन जो ए होगा, ठीक है ना। अब देखिए स्थानीय मान कैसे, क्योंकि इकाई दहाई बच्चों को यहाँ पर उस और वो लेके जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ पर स्थानीय मान ज्ञान कराने के उद्देश्य से ही वो ऐसा बोल रहे हैं। चलिए, प्रीति गणित में कमजोर है और इसकी इस कमजोरी का कारण हो सकता है उसका परिवार शिक्षित नहीं है, उसे गणित से भय लगता है, या फिर गणित शिक्षण की उचित विधि नहीं है, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो गणित के शिक्षण की विधि है वो उचित नहीं है, ठीक है ना। ऑप्शन जो सी है ये हमारा इसमें सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, स्कूल की गणित क्लब में कौन सी गतिविधियां होना चाहिए? पहेलियां बनाना, इमारतों के नक्शे बनाना, टेनग्राम से आकार बनाना। ये टांगग्राम लिखा है तो ये थोड़ा सा गलत है, टेनग्राम है, ठीक है। पर्यावरण में अलग अलग ज्यामितीय आकृतियों और कोणों को ढूंढना। तो यहाँ पर ये 4 कथन है और इनके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर उत्तर को देखना है, और उत्तर हमें कूट में देखना है। तो इसके लिए चलते हैं हम उत्तर की ओर और विकल्पों की ओर। तो देखिए यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पहला, चौथा इस प्रकार से दे रखे हैं। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प हमारा इसमें सही उत्तर बनेगा ये हमें देखना है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा उत्तर बनेगा वो बनेगा, गणित के क्लब में कौन सी गतिविधियां होना चाहिए? पहेली बनाना की भी होना चाहिए, इमारतों के नक्शे बनाना, टेनग्राम से आकार बनाना,
और ज्यामितीय आकृतियों और कोणों को ढूंढना। तो यहाँ पर चारों ही प्रकार की गतिविधियां उसमें शामिल होना चाहिए। ऑप्शन ए इसके लिए सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है हमारा। एक शिक्षिका बच्चों से पूछती है कि वह दिन के समय का कितना हिस्सा किन किन गतिविधियों को करने के लिए खर्च करते हैं, और यहाँ पर इस प्रकार के प्रश्न पूछने का जो उद्देश्य है वो क्या है। बच्चों को समय के महत्व के विषय में बताना, बच्चों में भिन्न की समझ विकसित करना, बच्चों की समय सारणी को निर्धारित करना, बच्चों में समीकरण की समझ विकसित करना। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि बच्चों में भिन्न की समझ विकसित करना। देखिए कितना कितना हिस्सा है ना, जैसे कि आधा दिन या एक तिहाई दिन, एक चौथाई दिन। तो इस प्रकार से हम भिन्न को प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों में भिन्न की समझ विकसित हो, इस प्रकार के प्रश्न के उद्देश्य यही है। अगले क्वेश्चन ने प्राथमिक स्तर पर रेखागणित के अंतर्गत पढ़ाए जाने भाग हैं औपचारिक रेखागणित, अनौपचारिक रेखागणित, या फिर ए और बी दोनों ही, या फिर डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर हम कहेंगे कि इसमें बिल्कुल शामिल है ए और बी दोनों, यानी कि विकल्प सी यहां पर हमारा सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन है। एक अध्यापक को विद्यार्थियों के साथ अच्छा संबंध स्थापित करने के लिए क्या करना चाहिए। तो देखिए एक अच्छे अध्यापक को विद्यार्थियों के साथ बिल्कुल एक अच्छा संबंध बनाने के लिए या संबंध स्थापित करने के लिए हर बच्चे पर उन्हें व्यक्तिगत ध्यान देना होगा, क्योंकि जब बच्चे पर हम व्यक्तिगत ध्यान देते हैं तो निश्चित बच्चा शिक्षक की तरफ प्रभावित होता है ना, और बच्चे को ऐसा फील होता है कि सर मुझ पे ध्यान दे रहे हैं तो मुझे थोड़ा सा पढ़ने पे भी ध्यान देना चाहिए। तो इस प्रकार से बच्चों के साथ शिक्षक का एक रिश्ता, मजबूत रिश्ता इसमें बन जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। यहाँ पर पाठ्य संचालन के दौरान विद्यार्थियों की मानसिक क्षमता का मूल्यांकन होता है। तो देखिए पाठ्य संचालन के दौरान विद्यार्थियों की जो मानसिक क्षमता का मूल्यांकन होता है ये किसके द्वारा होता है। प्रश्नोत्तर, प्रतिक्रिया, प्रश्नोत्तरी। तो बिल्कुल हम देखते हैं कि पाठ संचालन के दौरान मानसिक क्षमता का मूल्यांकन इन सभी के माध्यम से होता है, जहां बच्चों प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तरी के द्वारा या प्रतिक्रियाओं के द्वारा, सभी के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है। डिसकैलकुलिया संबंधित है। तो डिसकैलकुलिया जो होता है ये क्या है, एक गणितीय अक्षमता होती है, जहां पर बच्चे को कैलकुलेशन संबंधी अक्षमता बच्चे के अंदर होती है, त्रुटियां उसके हाथों होती है, तो इसी को डिसकैलकुलिया कहा गया है। तो तार्किक अक्षमता से लेखन अक्षमता, पढ़ने की या आंकिक अक्षमता। तो देखिए एक प्रकार की गणितीय अक्षमता भी होती है, कभी कभी गणितीय अक्षमता के नाम से भी इसे पूछा जाता है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर गणित नहीं दे रखा तो आंकिक, क्योंकि आंकिक जो कैलकुलेशन होती है वो हम गणित में ही करते हैं। तो ऑप्शन जो डी होगा इसके लिए यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण कैसा होना चाहिए। पाठ्यपुस्तक आधारित, वातावरण आधारित, शिक्षक केंद्रित, या फिर बाल केंद्रित। तो देखिए बाल केंद्रित ही बाल मनोविज्ञान होता है, और उसी प्रकार से हमारी जो एनसीएफ रूपरेखा के अनुसार गणित का शिक्षण भी उसी प्रकार का होना चाहिए, बाल केंद्रित। चलिए अगला क्वेश्चन है। यहाँ पर गणित ज्ञान का निश्चित एवं ठोस आधार होता है, और इस कथन से यह निष्कर्ष निकलता है कि गणित कठिन विषय, अलंकारिक विषय, तार्किक विषय, या फिर आलोचनात्मक विषय है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि गणित जो है ज्ञान का निश्चित ठोस आधार होता है। इस कथन से निष्कर्ष निकलता है कि ये एक तार्किक विषय है। ऑप्शन सी इसके लिए यहाँ पर सही उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गणित शिक्षण के बाद छात्रों से मौखिक कार्य कराने से क्या लाभ होते हैं। तो देखिए छात्रों से यहाँ पर लाभ क्या होते हैं। इससे बालक को परस्पर नकल नहीं कर पाते, इससे शिक्षार्थियों का मूल्यांकन हो जाता है, या फिर इससे शिक्षार्थी गृह कार्य से मुक्त हो जाते हैं, और डी है उपरोक्त सभी। तो देखिए यदि हम देखें तो शिक्षण के बाद छात्रों से मौखिक कार्य कराने के हमें लाभ ढूंढना है। तो देखिए मौखिक कार्य करवाएंगे तो हम बच्चे से पूछ सकते हैं, तो नकल करने का उसमें कोई सवाल नहीं। शिक्षार्थी का मूल्यांकन भी हो रहा है, शिक्षार्थी गृह कार्य मतलब उनका बहुत मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि जो कुछ हमसे पूछेंगे हो सकता है हम उसी संबंधित गृह कार्य दें, तो बच्चे को वो चीज तो ऑटोमेटिक पता चली जाती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारे लिए सही उत्तर बन जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है। गणित एक शुद्ध एवं रिक्त स्थान विषय है। तो गणित एक शुद्ध एवं सत्य विषय है। ऑप्शन जो बी होगा यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा। चलिए
बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, गणित शिक्षण के लिए पाठ योजना निर्माण आवश्यक है क्योंकि। देखिए, पाठ योजना निर्माण क्यों जरूरी होता है? क्योंकि इससे विषय वस्तु का गहन अध्ययन कराया जा सकता है, या फिर इससे अवकाश का सदुपयोग करने की योग्यता का विकास होता है। थर्ड है यहाँ पर, इससे विषय वस्तु का विकास सुव्यवस्थित ढंग से कराया सकता है। और फोर्थ डी है यहाँ पर उपरोक्त सभी। तो बिल्कुल यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी, इससे विषय वस्तु का विकास सुव्यवस्थित ढंग से कराया जा सकता है। क्योंकि हम पाठ योजना निर्माण करते हैं तो उससे हमारी विषय वस्तु को हम सही तरीके से पेश कर सकते हैं। चलिए, ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गणित समझने की प्रकृति होना चाहिए, तो गणित समझने की प्रकृति किस प्रकार होना चाहिए? तार्किक, सरल, कठिन, सदुपयोगी। तो निश्चित रूप से हम देखते हैं कि गणित की प्रकृति तार्किक होती है, तो उसे समझने की प्रकृति भी हमारी तार्किक होना चाहिए। ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर है इसके लिए। चलिए, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अन्वेषण विधि है स्वयं सीखने की विधि, परीक्षा प्रणाली में सुधार करने की विधि, शिक्षार्थियों को उत्तम ढंग से पढ़ाने की विधि, या डी है शिक्षार्थियों का मूल्यांकन करने की विधि। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि अन्वेषण विधि जो होती है, जिसे ह्यूरिस्टिक विधि, स्वयं सीखने की विधि भी कहा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर होगा इसके लिए। चलिए, अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? पाठ्यक्रम में आवश्यक संशोधन करना, शिक्षार्थियों में सहयोग साझेदारी को विकसित करना, शिक्षार्थियों में तर्कपूर्ण ढंग से सोचने की शक्ति का विकास करना, या फिर डी शिक्षार्थियों में रटने की शक्ति का विकास करना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि शिक्षार्थियों में तर्कपूर्ण ढंग से सोचने की शक्ति का विकास करना। ऑप्शन सी जो होगा यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, गणित संग्रहालय गणित शिक्षण को सजीव बनाते हैं, रोचक बनाते हैं? सी ए और बी दोनों बनाते हैं, और डी है कोई नहीं बनाते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि गणित संग्रहालय जो होते हैं ये शिक्षण को सजीव और रोचक दोनों ही बनाते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर इसके लिए सही उत्तर बनता है, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, समय चार्ट में। तो समय चार्ट में क्या करते हैं? वृत्त को आंकड़ों के आधार पर विभागों में विभाजित करते हैं, या फिर घटनाओं के कालक्रम को दर्शाता है? सी है उपरोक्त दोनों, और डी है दोनों में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि समय चार्ट जो होता है, इसमें हम आंकड़ों को, वृत्त को आंकड़ों के आधार पर विभाजित भी करते हैं, या फिर घटनाओं के कालक्रम को भी दर्शाते हैं। तो सी यहाँ पर होगा उपरोक्त दोनों हमारा सही उत्तर। चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार बताइए। यह प्रश्न किस प्रकार का है? ये प्रश्न का प्रकार बताना, निबंधात्मक, लघुत्तरी, या फिर अति लघुत्तरी, वस्तुनिष्ठ। तो त्रिभुजों को भुजाओं के आधार पर हम बताते हैं, तो यहाँ पर ये प्रश्न लघुत्तरी बन जाता है। ऑप्शन जो बी होगा इसके लिए सही उत्तर होगा, क्योंकि त्रिभुज जो होते हैं समबाहु, विषमबाहु और संधिबाहु, ये त्रिभुजों के प्रकार होते हैं। तो हम उनके नाम, उनके प्रकार को थोड़ा सा यहाँ पर परिभाषित कर सकते हैं, तो प्रश्न निश्चित हमारा लघुत्तरी प्रश्न बन जाता है। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आवधिक परीक्षा अधिगम के दौरान किया जाता है, सत्र समाप्ति के पश्चात होता है, या फिर सी है बालक की संपूर्ण वृद्धि और विकास का आकलन होता है, और डी है में उत्तर हाँ या ना में होता है। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि जो आवधिक परीक्षाएं होती है, इन्हें हम अधिगम सत्र के दौरान ही करते हैं। मतलब जब हम बच्चों को सिखाते हैं तो उसी में समय समय पर मासिक, त्रैमासिक आदि के रूप में हम आवधिक परीक्षाएं लेते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, हमारी पूर्ण सभ्यता जो प्रकृति के उपयोग तथा बौद्धिक गहराई पर निर्भर करती है, इसकी वास्तविक बुनियाद भर गणित विज्ञान है। यह कथन किसका है? रोजर बेकर का, प्रोफेसर बोस का, हार्टमैन का, या फिर डी है लाक का। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये कथन जो है प्रोफेसर बोस का है। ऑप्शन बी यहाँ पर इसके लिए सही उत्तर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चों को प्रभावशाली गणित सीखना चाहिए, क्योंकि इसका सीखना चाहिए इसका तात्पर्य है। तो इसका तात्पर्य यहाँ पर क्या है? संख्यात्मक नवाचार और प्रशिक्षण में अभिवृद्धि करना, या फिर बी है सीखी गई गणितीय तकनीकों को समझकर उनका उचित उपयोग करना, सी है केवल समस्याओं को हल करने की तकनीकों को सीखना, और डी है गणितीय पहेलियों को हल करना। तो देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चों को प्रभावशाली गणित सिखाने का मतलब क्या है? तो इसका तात्पर्य यह है कि यहाँ पर जो भी बच्चे ने सीखा है उन सीखी गई गणितीय तकनीकों का समझ करके उनका उचित उपयोग करना। ऑप्शन जो बी होगा यहाँ पर इसके लिए सही उत्तर होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में गणना कौशल को विकसित किया जा सकता है व्याख्यान विधि के द्वारा, प्रयोगशाला विधि, आगमन विधि, या फिर ड्रिल कार्य के द्वारा। तो बच्चों में हम यहाँ पर
ड्रिल कार्य के माध्यम से गणना कौशल को विकसित कर सकते हैं। ऑप्शन जो डी होगा यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आता है, गणित कक्षा में अनुपात व समानुपात का ज्ञान दिया जा सकता है आगमन, विश्लेषण, व्याख्यान या फिर डी है उपरोक्त सभी के माध्यम से। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बिल्कुल उपरोक्त डी, सभी के माध्यम से बच्चों में अनुपात और समानुपात का ज्ञान दिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, गणित के विषय में सत्य कथन है। तो गणित के विषय में सत्य कथन कौन सा है? गणित कार्य करने की विधियां देता है। बी है गणितीय समस्याओं को हल करने की विधियां देता है। और सी है दोनों, और डी है दोनों में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ऑप्शन जो सी होगा उपरोक्त दोनों, यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। गणित कार्य करने की विधियां भी देगा और समस्याओं को हल करने की विधियां भी देगा। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, एक गणित शिक्षक में गुण होना चाहिए अभिव्यक्ति एवं सुस्पष्ट विविध रूप, उत्साह और उपलब्धिजनक व्यवहार, सारांश प्रस्तुत करने की क्षमता, और डी है सभी। तो निश्चित रूप से एक शिक्षक जो होता है उसके अंदर ये सभी प्रकार के गुण उसमें होना चाहिए। ऑप्शन जो डी है यहाँ पर हमारा सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन आता है, गणितीय संकल्पनाएं सिद्धांत होते हैं समय सापेक्ष, स्थान सापेक्ष, समय निरपेक्ष, समय स्थान निरपेक्ष। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि गणितीय संकल्पनाएं और सिद्धांत जो होते हैं ये होते हैं समय एवं स्थान सापेक्ष, निरपेक्ष दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सत्य कथन को हमें पहचानना है। छात्रों में अन्वेषण की प्रवृत्ति विकसित करने के लिए पाठ्य पुस्तक अनिवार्य है। और बी है गणित अध्ययन में पाठ्य पुस्तक का योगदान नगण्य है। सी है गणित का शिक्षण बिना पाठ्य पुस्तक के होना चाहिए। और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर हम कहेंगे कि छात्रों में अन्वेषण की प्रवृत्ति विकसित करने के लिए पाठ्य पुस्तक अनिवार्य होना चाहिए। ऑप्शन जो ए है बिल्कुल सही है। चलिए यही कथन इसमें सत्य है। अगला क्वेश्चन आता है, उदाहरण निरीक्षण, नियमीकरण एवं परीक्षण किस विधि के पद है? खोज, प्रयोगशाला, आगमन, निगमन, आगमन निगमन दोनों ही है इसमें। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये उदाहरण, निरीक्षण, नियमीकरण और परीक्षण जो है ये पद होते हैं आगमन विधि के। ऑप्शन जो डी होगा यहाँ पर इसके लिए सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन आता है, गणित शिक्षण में अभ्यास में मदद मिलती है। तो गणित शिक्षण में अभ्यास से मदद मिलती है अधिगम स्थानांतरण की वृद्धि करने में, समस्या के हल की समझ बढ़ाने में, किसी समस्या की शीघ्रता तथा गति से कार्य करने में, या फिर डी सैद्धांतिक ज्ञान का उपयोग करने की क्षमता का विकास करने में। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि गणित शिक्षण में अभ्यास से मदद मिलती है सैद्धांतिक ज्ञान के उपयोग करने की क्षमता के विकास करने में। ऑप्शन जो डी होगा यहाँ पर इसके लिए सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, पाठ योजना के 5 सोपान दिए हैं। हर्बर्ट ने, जॉन डेवी ने, या स्पेंसर ने, किलपैट्रिक ने। तो हर्बर्ट के जो 5 पंचपदी सोपान है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनसे हमेशा क्वेश्चन बनता ही है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो ए होगा हर्बर्ट हमारा सही उत्तर होगा। चलिए, किसी राज्य की समृद्धि गणित की उन्नति एवं उसके विकास पर निर्भर करती है, यह कथन किसका है? रॉजर बेकन, नेपोलियन, आर्यभट्ट, रामानुज का। तो ये कथन जो दिया था ये दिया था ऑप्शन बी नेपोलियन ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में यह उल्लेख किया गया है कि गणित शिक्षा महत्वाकांक्षी एवं सुसंगत और होने चाहिए। तो सुसंगत और कैसी होना चाहिए? अर्थपूर्ण, व्यवहारिक, महत्वपूर्ण या फिर संज्ञानात्मक। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि सुसंगत और महत्वपूर्ण होना चाहिए। ऑप्शन जो सी होगा इसके लिए सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, गणित की लंबी आकृति से तात्पर्य है एक संकल्पना पर दूसरे संकल्पना बनाना, गणितीय खेलों का सृजन करना, या सी है गणितीय पुस्तकों की सहायता लेना, और डी है सभी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं गणित की लंबी आकृति से तात्पर्य क्या होता है? तो यहाँ पर तात्पर्य जो होता है ये होता है कि एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। ऑप्शन ए यहाँ पर इसके लिए सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, सीखने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त तो कथन है प्रतिभाशाली बच्चों की प्रशंसा करना, उचित स्थिति एवं वातावरण का सृजन करना, प्रतियोगिता का आयोजन करना, डी है लिखित और मौखिक दोनों परीक्षाएं लेना। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि बच्चों को सीखने के लिए सबसे अच्छा वातावरण का सृजन करना। ऑप्शन जो बी है ना, यही कथन यहाँ पर सबसे अच्छा है, उपयुक्त है, उचित स्थिति एवं वातावरण का सृजन करना। चलिए अगला क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन रिक्त स्थान पर बल देता है। तो देखिए सतत और व्यापक जो मूल्यांकन होता है ये किस पर बल देता है?
शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य, व्यापक स्तर पर निरंतर परीक्षण। सी है सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए। और डी है उपरोक्त सभी। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि सीखने को किस प्रकार से अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए। ऑप्शन जो सी होगा, सतत और व्यापक मूल्यांकन इस पर बल देता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहां पर आता है, दशमलव की संख्याओं में त्रुटि का संभावित कारण है विद्यार्थियों की लापरवाही, बी है विद्यार्थियों का कमजोर गति कौशल, और सी है शून्य की सार्थकता से संबंधित भ्रांतिपूर्ण संकल्पना, डी है शिक्षक द्वारा अप्रभावी व्याख्यान। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जो ऑप्शन सी होगा, दशमलव की संख्याओं में त्रुटि का संभावित कारण हमें ढूंढना है, तो वो होगा यहाँ पर शून्य को सार्थकता से संबंधित भ्रांतिपूर्ण संकल्पना। ऑप्शन जो सी होगा यहां पर हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। सर्वेक्षण आधारित परियोजना, आधारित परियोजना सामूहिक परिचर्चा को बढ़ावा देती है, आंकड़ों के विश्लेषण संबंधित शिक्षार्थियों की समझ के आकलन करने के लिए, और सी है विद्यार्थियों के वाद विवाद संबंधी कौशलों को बढ़ावा देती है, और डी है विभिन्न परिप्रेक्ष्यों में विषय वस्तु को समझने में मदद करती है। तो यहां पर हम कहेंगे कि आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी शिक्षार्थियों की समझ का आकलन करने के लिए होती है। चलिए ऑप्शन बी यहां पर सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 किस पर बल देती है? प्रश्न हल करने पर, सूत्र याद करने पर, रटने पर, और डी है करके सीखने पर। तो यहां पर ऑप्शन जो डी होगा, करके सीखने पर ये बल देती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण होना चाहिए। तो गणित शिक्षण कैसा होना चाहिए? पाठ्य पुस्तक आधारित, वातावरण आधारित, शिक्षक केंद्रित, या फिर बाल केंद्रित। तो ये होना चाहिए ऑप्शन डी, बाल केंद्रित। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर गणित विषय में रुचि उत्पन्न की जा सकती है आगमन विधि के द्वारा, निगमन विधि के द्वारा, रटवाकर, मनोरंजन एवं खेल के द्वारा। तो ये की जा सकती है मनोरंजन एवं खेल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हागबेन के अनुसार गणित सभी विषयों का सिंह द्वार एवं कुंजी है। बी है गणित मापन, मात्रा तथा परिमाण का विज्ञान है, और सी है गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहां पर हमारा जो सही उत्तर होगा, गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है हागबेन के अनुसार। अगला क्वेश्चन है हमारा, गणित की समस्याओं को समझने एवं समाधान करने हेतु छात्र का मस्तिष्क क्रियाशील होना चाहिए, और यह गणित शिक्षण के किस मूल्य से संबंधित है? व्यवहारिक, नैतिक, सांस्कृतिक, या फिर बौद्धिक मूल्य। देखिए ये जो कथन है यहाँ पर, ये शिक्षण के कौन से मूल्य से संबंधित होगा? तो यहाँ पर ये कथन बौद्धिक मूल्य से संबंधित होगा। ऑप्शन जो डी होगा यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है? वाकर्षक एवं चित्रात्मक होना चाहिए, उसमें अभ्यास की अत्यधिकता होना चाहिए, और सी है उसमें संदर्भगत अवधारणाओं का परिचय होना चाहिए, और डी है वह मोटी और बड़ी होना चाहिए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये पाठ्य पुस्तक जो होगी उसमें संदर्भ युक्त अवधारणाओं का परिचय होना चाहिए। ऑप्शन जो सी होगा यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य की पूर्ति होती है। स्थानीय मान की अवधारणा समझाने से, संख्याओं एवं उन पर संक्रियाओं का मापन आदि के शिक्षण से, या फिर आकृतियों की सममिति समझाने से, गिन तारा के प्रयोग से। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्यों की जो पूर्ति है, ये हो सकती है संख्याओं और उन पर संक्रियाओं, मात्राओं का मापन आदि के शिक्षण से। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विभेद लाभकारी है, अनुपयुक्त है, हानिकारक है, या फिर डी में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विभेद है ना, विद्यार्थियों में व्यक्तित्व विभेद मतलब अलग अलग तरह के विद्यार्थी, सबका अलग अलग तरह का सोचने का ढंग, अलग तरह से कार्य करने का ढंग, ये सभी कक्षा के लिए लाभकारी है। ऑप्शन जो बी होगा यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा।
प्रभावी और अस्थायी शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यार्थी के पास होना चाहिए केवल उपयुक्त बौद्धिक स्तर, केवल सीखने की योग्यता, केवल शिक्षा प्राप्त करने के अवसर, या फिर डी है योग्यता और अभिप्रेरणा का वंचित स्तर। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि प्रभावी और स्थायी शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यार्थी के पास होना चाहिए योग्यता और अभिप्रेरणा का वंचित स्तर। तो जो ऑप्शन डी होगा यहाँ पर हमारा सही। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जियो बोर्ड पर आसानी से जियो बोर्ड से समझाई जा सकती है तो सरल आकृतियां, स्थानीय मान या फिर समीकरण या परिमाप एवं क्षेत्रफल। तो देखिए जियो बोर्ड जो होता है इसके माध्यम से समझाई जा सकती हैं सरल आकृतियां। ऑप्शन जो फर्स्ट होगा यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बालक को गणित में बेहतर प्रदर्शन के लिए गणनाओं में प्रवीण बनना चाहिए या फिर सूत्र याद करवाना चाहिए, हल याद करवाना चाहिए, या फिर डी अमूर्त चिंतन व तर्क संगत विवेचन की क्षमता विकसित करना चाहिए। तो देखिए गणित जो होता है अमूर्त चिंतन के साथ साथ तर्क वाली बात यहाँ पर लागू होती है क्योंकि गणित की प्रकृति तार्किक है। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी अमूर्त चिंतन व तर्क संगत विवेचना की क्षमता विकसित इसमें करनी चाहिए। ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन आता है गणित विषय के अर्थपूर्ण शिक्षा के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है। चार विकल्प आपके सामने है, क्या आवश्यक नहीं है उसे देखना है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं सीखने से पहले छात्रों में रुचि उत्पन्न करना, या फिर बी है विषय पाठ के उद्देश्यों को निश्चित करना, सी है गणितीय सूत्रों को याद करवाना, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जो आवश्यक नहीं है गणितीय सूत्रों को याद करवाना, ऑप्शन सी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है मूल्यांकन विधि का चुनाव करते समय शिक्षक को किस बात का ध्यान रखना चाहिए। छात्रों की रुचि का, छात्र के परिवार के वातावरण का, या फिर मूल्यांकन साधन के वैध होने का, डी है छात्रों की मानसिक क्षमता का। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मूल्यांकन साधन वैध होने का ध्यान यहाँ पर मूल्यांकन करते समय शिक्षक को रखना चाहिए। ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। कक्षा 3 की गणित की अध्यापिका सिमरन कौर बच्चों को प्रेरित करती है कि बिंदुओं के ग्रिड पर आकृतियां बनाइए। इससे बच्चों की रुचि का विकास होगा, अवलोकन का विकास होगा, समरूपता की समझ विकसित होगी, या फिर डी है क्रियाशीलता का विकास होगा। तो देखिए बिंदुओं के ग्रिड पर आकृतियां बनाने से बच्चों के अंदर जो विकसित होगा जो गुण वो होगा यहाँ पर समरूपता की समझ। ऑप्शन सी। क्योंकि ग्रिड पर जब वो आकृतियां बनाएंगे तो निश्चित रूप से उनमें समरूपता की समझ विकसित होगी। चलिए अगला क्वेश्चन आता है एक अध्यापक विद्यार्थियों के साथ अच्छा संबंध कैसे स्थापित कर सकता है। बच्चों की सराहना करके, बच्चों को प्यार देकर, बच्चों पर व्यक्तिगत ध्यान देकर, डी है बच्चों का कार्य करके। तो निश्चित रूप से शिक्षक बच्चों पर जब व्यक्तिगत ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से उनके साथ उनका संबंध अच्छा बनेगा। ऑप्शन जो सी होगा यहाँ पर एक सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है सामान्यतः गणित सीखना कठिन क्यों है। क्योंकि इसकी शिक्षण पद्धति जो है त्रुटिपूर्ण है, या फिर बी है बच्चे इसको सीखना नहीं चाहते, सी है गणित के अच्छे शिक्षकों का अभाव है, या फिर डी है इसकी प्रकृति अमूर्त है। तो बहुत सिंपल सा प्रश्न है, अमूर्त प्रकृति होगी इसी वजह से थोड़ा सा सीखना कठिन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है एक शिक्षक छात्रों को गणित की संकल्पनाओं और सिद्धांतों को समझाता है यदि वह शिक्षण के किस उद्देश्य की पूर्ति यहाँ पर कर रहा है। कौशल, अवबोधन, प्रेक्षण, या फिर डी है सभी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि शिक्षक यहाँ पर अवबोधन कौशल उद्देश्य की पूर्ति यहाँ पर शिक्षक कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आता है ईशान मानसिक रूप से 59 + 38 को 97 लिखता है ना, 59 + 38 को वो 97 लिखता है। उसने योग करके अपने तरीके को व्याख्यात किया कि उसने 59 के और 60 के नजदीक है, 59 जो है वो 60 के नजदीक है, अतः उसने 60 + 38 किया यानी कि 98, और 59 + 38 का योग प्राप्त करने के लिए उसने उससे 98 यानी कि 98 में से 1 घटा दिया। तो उसकी योग करने का जो तरीका है ये क्या कहलाएगा। तो यहाँ पर हमें पहचानना है कि उसका जो तरीका है वो यहाँ पर क्या कहलाएगा, प्रत्यक्ष प्रतिरूपण, पुनर्समूहीकरण, या फिर प्रतिकारी समृद्धि कारक। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि उसका जो तरीका होगा वो कहलाएगा ऑप्शन बी पुनर्समूहीकरण। चलिए अगला क्वेश्चन आता है दृश्य प्रक्रमण
से ग्रस्त शिक्षार्थी निम्न में से क्या नहीं कर सकता? संख्याओं में अंतर, संक्रिया चिन्हों में अंतर, घड़ी की सुइयों में अंतर, या फिर डी है उपरोक्त सभी। तो देखिए यहाँ पर जो विद्यार्थी है वो दृश्य प्रक्रमण से ग्रसित है, तो निश्चित रूप से वो यहाँ पर उपरोक्त सभी ही नहीं कर सकता। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन आता है, गणित में एक से अधिक उपागमों या विधियों का प्रयोग करते समय एक विशेष प्रकार की समस्या का समाधान करने की योग्यता गणित के की ओर संकेत करती है। परिशुद्धता, लचीलापन, निपुणता, या फिर डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर हम कहेंगे कि जो ऑप्शन बी है लचीलापन, ये यहां पर हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, गणित की कक्षा चार का एक बच्चा हमेशा चिंतित और कुंठित रहता है, एक अध्यापक के रूप में आप क्या करेंगे? तो निश्चित रूप से हम एक शिक्षक की भूमिका में हैं, तो वहां पर हम खुद ही परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे, और ये प्रश्न कई बार पूछा भी जा चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गणित विषय वस्तु को समझाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो सर्वप्रथम विषय वस्तु की मौलिक अवधारणा को समझाना चाहिए, या फिर बी है यहाँ पर सर्वप्रथम दैनिक जीवन से संबंधित उदाहरणों का समावेश करना चाहिए, या फिर सर्वप्रथम गणितीय भाषा की समझ उत्पन्न करनी चाहिए, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सर्वप्रथम दैनिक जीवन से संबंधित जो उदाहरण है उनका समावेश शिक्षक को करना चाहिए गणितीय विषय वस्तु को समझाने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, शिक्षा का अधिकार कानून मौलिक अधिकार है और यह अधिकार दिया गया है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर हमें उन बच्चों की आयु वर्ग बताना है जिस आयु वर्ग के बच्चों को यह अधिकार दिया गया है। तो ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए दिया गया है, और सरल सा क्वेश्चन है और आप सभी इसका उत्तर जानते ही हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गणित परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है, यह तथ्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? निष्पत्ति चिंतन, संज्ञान भावना, तनाव विलोपन, संज्ञान प्रतियोगिता। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ये संज्ञान भावना ऑप्शन जो होगा हमारा, यहाँ पर सी लिखा है, चलिए कोई बात नहीं, सी वाला ऊपर आ गया है ना, संज्ञान भावना को ये विकसित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अमूर्त गणित के अधिगम का प्रथम चरण प्रारंभ होता है प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर, या फिर माध्यमिक स्तर, या फिर डी उच्च माध्यमिक स्तर पर। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि यह अमूर्त गणित के अधिगम का जो प्रथम चरण होता है ये प्रारंभ होता है प्राथमिक स्तर। ऑप्शन फर्स्ट जो होगा यहाँ पर इसके लिए बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, गणित की प्रकृति में शामिल है। तो गणित की अपनी भाषा, गणित तर्क शक्ति का विज्ञान है, या फिर गणित आगमन क्षमता का विकास करती है, और डी है यहाँ पर उपरोक्त सभी। तो हम कह सकते हैं कि गणित की जो प्रकृति है उसमें अपनी भाषा भी है, तर्क शक्ति का विज्ञान भी है, आगमन क्षमता का विकास भी गणित के माध्यम से होता है। तो ऑप्शन जो डी होगा उपरोक्त सभी, यही हमारा इसमें उत्तर बनेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गृह कार्य का सिद्धांत आधारित है रुचि के सिद्धांत पर, उपयुक्तता के सिद्धांत पर, या फिर शुद्धता के सिद्धांत पर, और डी है इन सभी पर। तो यहां से हम कह सकते हैं कि बिल्कुल गृह कार्य का जो सिद्धांत है वो रुचि, उपयुक्तता और सभी पर आधारित है। ऑप्शन डी होगा इसके लिए बिल्कुल सही उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। तो गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सवाल हल करने की क्षमता का विकास करना, बी है सूत्र याद करने की क्षमता का विकास करना, सी है तर्कपूर्ण ढंग से सोचने की क्षमता का विकास करना, और डी है उपरोक्त सभी। तो देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि गणित शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है तर्कपूर्ण ढंग से सोचने की क्षमता का विकास करना। ऑप्शन जो सी होगा यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आता है, एक छात्र 5010 को 5010 पढ़ता है और इस त्रुटि का इसका कारण है। तो कारण हमें पहचानना है, छात्र ने स्थानीय मान की संकल्पना को नहीं समझा है, बी छात्र गणित में रुचि नहीं रखता, सी छात्र स्थानीय मान की संकल्पना को समझता है परंतु उपयोग नहीं जानता है, और डी है छात्र में गणितीय संक्रियाओं की समझ नहीं है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि छात्र ने स्थानीय मान की संकल्पना को नहीं समझा। ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं, और गणित
शिक्षण में खेल विधि महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे छात्र में गणित के अलावा अन्य गुणों का विकास होता है। इससे छात्र गणित को खेल खेल में सीख लेता है। इसमें छात्र स्वतंत्र महसूस करता है। और डी है, छात्रों को खेल अच्छे लगते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इससे छात्र में गणित के अलावा अन्य जो गुण होते हैं उनका भी विकास होता है, जैसे सामाजिक गुण है ना, समूह की भावना आदि गुणों का विकास भी विद्यार्थी में होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आते हैं, गणित की प्रकृति के संबंध में असत्य कथन है। तो यहाँ पर पहचानना है हमें असत्य कथन को। और पहला है यहाँ पर, गणित की संकल्पना अमूर्त होती है। गणित सिद्धांत अपवादों को स्वीकार करता है। गणित के सामान्य न्यूमान का क्षेत्र व्यापक है। और डी है, गणित के सिद्धांत तर्कपूर्ण व व्यवस्थित होते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि गणित सिद्धांत अपवादों को स्वीकार करता है, क्योंकि हमें यहाँ पर पहचानना है असत्य कथन को, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन जो बी होगा ये इसके लिए बिल्कुल उत्तर बनेगा। चलिए, गणित विषय में सहायक सामग्री का कौन सा एक उपयोग नहीं है? पाठ को आकर्षक एवं रुचिकर बनाना, प्राथमिक स्तर पर बालकों का विकास करना, नवीन भाषा शैली का ज्ञान देना। और डी है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि जो नवीन भाषा शैली है उसका ज्ञान देना, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में गोलाई की जो अवधारणा धीरे धीरे विकसित होती है, विशिष्टीकरण, मूर्त से अमूर्त, व्यापीकरण, या फिर डी है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर हम कहेंगे कि बच्चों में गोलाई की जो अवधारणा है वो धीरे धीरे विकसित होती है मूर्त से अमूर्त की ओर। ऑप्शन जो बी होगा यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, गणित की पाठ्य पुस्तक का आवश्यक अंग है अवधारणाओं का स्पष्टीकरण, अवधारणाओं की क्रमबद्धता, और सी है अवधारणाओं को व्यावहारिक जीवन से जोड़ना, और डी है यहाँ पर उपरोक्त सभी। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा सही उत्तर होगा, गणित की पाठ्यपुस्तक का आवश्यक अंग उसका स्पष्टीकरण, अवधारणा का स्पष्टीकरण भी होता है, अवधारणाओं की क्रमबद्धता भी होती है, और अवधारणाओं को व्यवहारिक जीवन से जोड़ना भी होता है। तो कह सकते हैं कि डी यहाँ पर परफेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है? सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक, या फिर मानसिक? तो देखिए यहाँ पर प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व होगा मानसिक, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, गणित विज्ञान है, स्थान का, शिक्षा का, गणनाओं का, या मानव जीवन का? तो निश्चित रूप से गणित एक विज्ञान है गणनाओं का। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं, विकासशील मूल्यों में सफलता मुख्यतः निर्भर करती है सरकार पर, समाज पर, परिवार पर, या फिर शिक्षक पर? तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि विकासशील मूल्यों में सफलता जो होती है वो निर्भर करेगी उस शिक्षक पर। ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा। गणित की जो प्रकृति होती है सजावटी, तार्किक, कठिनता, तो काफी बार हम पढ़ चुके हैं कि गणित की प्रकृति जो है वो तार्किक होती है। तो निश्चित रूप से सीधे उत्तर की ओर जाते हैं, बी तार्किक। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में प्रश्न पूछने के मुख्य उद्देश्य होते हैं रुचि और उत्सुकता उत्पन्न करने के लिए, छात्रों को अभिप्रेत करने के लिए, पूर्व ज्ञान परीक्षण के लिए, या फिर डी है सभी के लिए? तो निश्चित रूप से शिक्षक यहाँ पर प्रश्न जो पूछते हैं वो उन सभी कारणों या उसके उद्देश्य जो होते हैं ये सभी होते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। गणित की वर्तमान एनसीईआरटी पुस्तकें, पाठ्य पुस्तकें अनुशंसाओं को ध्यान में रखकर लिखी गई है। तो ये लिखी गई है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा है 2005 उसे, उसकी अनुशंसाओं को ध्यान में रख करके। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन की ओर जाते हैं। एनसीएफ 2005 के लक्ष्य कथन के अनुसार विद्यालय गणित उस स्थिति में नहीं होता जहां पर बच्चे, तो जहां पर बच्चे का मतलब इसके आगे के हमें इसके अंदर विकल्प को देखना है कि कौन सा विकल्प इस प्रश्न को पूरा कर सकते हैं उसे जोड़ करके। तो निश्चित रूप से हम कहेंगे कि जहां पर बच्चे सूत्रों और एल्गोरिथम को कंठस्थ करते हैं ना, वहां पर विद्यालय गणित उस स्थिति में नहीं होता है। तो यहां पर इसके लिए जो ऑप्शन डी होगा ये बिल्कुल सही होगा। विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का महत्व है।
ज्ञान एवं कौशल की प्राप्ति में, बौद्धिक आदतों के विकास में वंचित दृष्टिकोण पैदा करने, या फिर डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि विद्यालय पाठ्यक्रम का गणित में जो महत्व होता है वो रहेगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन गणित पाठ्यक्रम के उपागम है? क्रिया केंद्रित उपागम, अनुभव केंद्रित उपागम, या फिर विषय वस्तु केंद्रित उपागम, और डी है ये सभी। तो बिल्कुल डी ये सभी, क्योंकि ये सभी गणित पाठ्यक्रम के उपागम के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन डी होगा यहाँ पर हमारा सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, गणित को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देने का प्रमुख कारण क्या है? तो निश्चित रूप से गणित बच्चों में तार्किक दृष्टिकोण तो पैदा करेगा ही सही, तर बच्चों का समाजीकरण करने या फिर बच्चों के चरित्र का विकास करने, और डी है सभी में। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि बच्चे का समाजीकरण भी होगा, चरित्र का विकास भी होगा। तो निश्चित रूप से ऑप्शन जो डी होगा यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर होगा। इसलिए गणित को एक विशेष स्थान दिया जाता है। चलिए, शिक्षण प्रक्रिया का आखिरी चरण है मूल्यांकन, अधिगम, उद्देश्य या अनुदेशवाद। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि शिक्षण जो प्रक्रिया होती है उसका आखिरी चरण जो होता है वो होता है मूल्यांकन, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गणित को कहा जाता है विद्यार्थियों को दुश्मन, शक्तिशालियों की शक्ति, मन की भाषा, या मस्तिष्क का विकार। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि गणित को कहा जाएगा मस्तिष्क का विकास। ऑप्शन डी यहां पर बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गणित विषयों पर होने वाले अनुसंधानों में प्रमुख योगदान होता है कल्पना, तार्किक चिंतन, गणितीय मूल्य, या फिर गणितीय समस्याओं का। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि वहां अनुसंधानों में प्रमुख योगदान होता है तार्किक चिंतन का। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आता है, गणित की प्रकृति एवं तार्किक चिंतन में संबंध है किस प्रकार का? निकटतम, सामान्य, असामान्य, या न्यूनतम। तो कहेंगे कि गणित की प्रकृति और तार्किक जो चिंतन है इसमें निकटतम संबंध है। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, गणित विषयों पर होने वाले अनुसंधानों में प्रमुख योगदान होता है कल्पना, तार्किक चिंतन, गणितीय मूल्य, या गणितीय समस्याओं का। तो देखिए गणित विषय पर जो अनुसंधान होंगे उनमें प्रमुख योगदान किसका होगा? तो निश्चित रूप से वही गणित की तार्किक प्रकृति, तार्किक चिंतन का। ऑप्शन बी। किस विषय में अमूर्त ज्ञान को मूर्त रूप प्रदान किया जाता है? तो निश्चित रूप से अमूर्त को मूर्त रूप हम करते हैं गणित के अंदर ही। तो ऑप्शन ए यहां पर हमारा उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस कार्य में गणित उपयोगी नहीं है? मानसिक विकास, शारीरिक विकास, दार्शनिक विकास, भौतिक विकास। तो ऑप्शन जो सी होगा दार्शनिक विकास में गणित उपयोगी नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, गणित विषय की विशेषता है तर्कपूर्णता, परिणामों की निश्चितता, शुद्धता, या फिर डी है ये सभी। तो यहां पर हम कहेंगे गणित की जो विशेषता है वो होगी ये सभी। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, चिंता, बोध, तर्क शक्ति, विश्लेषण की क्षमता बढ़ाने वाला विषय है। तो निश्चित रूप से हम देख रहे हैं गणित पढ़ा हुआ जी। तो चिंता, बोध, तर्क शक्ति और विश्लेषण बढ़ाने की क्षमता बढ़ाने वाला जो विषय है वो होगा गणित। ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, गणित की तुलना धार तेज करने वाले पत्थर से की जाती है, और यह कथन है किसका? हॉब्स का, फ्रॉवेल का, फ्रायड का, स्किनर का। तो ये कथन है यहाँ पर ऑप्शन ए हॉब्स का। फर्स्ट विकल्प यहाँ पर इसके लिए सही उत्तर होगा। गणित विषय की पाठ्य पुस्तकें किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती है? संश्लेषण, प्रयोगात्मक आगमन, या फिर प्रदर्शन। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि गणित विषय की पाठ्य पुस्तकें संश्लेषण विधि पर आधारित होकर लिखी जाती है। ऑप्शन ए यहां पर सही उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। उपलब्धि परीक्षण व नैदानिक परीक्षण में अंतर है। तो देखिए उद्देश्यों का, प्रकृति, कठिनाई स्तर का, या फिर डी है कोई नहीं। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि उपलब्धि परीक्षण और नैदानिक परीक्षण में मुख्य अंतर जो होता है वो होता है उद्देश्यों का। ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होगा? आत्मविश्वास, तार्किक सोच, वैश्लेषिक सोच, है ना, विश्लेषणिक सोच, और डी है ये सभी। तो यहां पर हम कहेंगे कि बच्चे के अंदर आत्मविश्वास भी होगा, तार्किक सोच और विश्लेषणात्मक सोच भी, और ऑप्शन डी बन जाएगा इसके लिए यहाँ पर सही उत्तर। तो ये थे आज के हमारे
गणित पैडागोजी से संबंधित 100 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलता है जल्द ही एक और नए किसी अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।